हेलो बच्चों, वेलकम टू एल्केमिस्ट यूट्यूब चैनल। ये है हमारा लेक्चर नंबर 11, चैप्टर है सॉल्यूशंस और आज का हमारा टॉपिक है वैट हॉफ फैक्टर। मैंने बोर्ड पे लिख रखा है VANTHOFF फैक्टर। इसका सिंबल रहता है स्मॉल आई। ठीक है बच्चों, तो वैट हॉफ फैक्टर के बारे में हम डिस्कस करते हैं। आपको याद होगा कि हम अभी तक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कि ऐसी प्रॉपर्टीज जो सॉल्यूट की अमाउंट पे डिपेंड करती हैं, है ना। तो जितना ज़्यादा सॉल्यूट डाला जाएगा उतना ज़्यादा उस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में चेंज देखा जाएगा, उस प्रॉपर्टी में चेंज देखा जाएगा। जैसे कि जितना नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे उतना वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, उतना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, उतना फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा। ये हमने लास्ट क्लास तक डिस्कस किया था, है ना। अब वैट ऑफ फैक्टर क्या चीज़ है? मान लीजिए मैंने सॉल्यूट ऐड करा नॉन वोलाटाइल NaCl, मैंने इसको पानी में ऐड कर दिया, ठीक है। अब मैंने NaCl के 100 मोल्स कंसीडर किए। तो 100 मोल्स मेरे दिमाग में क्या चल रहा है कि मैंने 100 मोल NaCl पानी में डाला तो वो उस अकॉर्डिंगली अपना रिजल्ट देगा 100 मोल्स के अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो 100 मोल्स के अकॉर्डिंगली उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, 100 मोल्स के अकॉर्डिंगली उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा, 100 मोल्स के अकॉर्डिंगली उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा पानी का, है ना। लेकिन NaCl एक स्पेशल चीज शो करता है। जब भी NaCl को पानी में डाला जाता है तो वो डिसोसिएट हो जाता है। ये हमने +1 में आयनिक इक्विलिब्रियम में बहुत बार पढ़ा है ना। तो बहुत बार डिस्कस ऑलरेडी हो चुका है कि जब भी पानी में कोई सॉल्ट डालेंगे वो डिसोसिएट हो जाएगा। अब मैं सोच के चल रहा था कि मेरे पास NaCl के 100 मोल्स हैं, लेकिन जैसे ही मैंने उसे पानी में डाला वो 100 मोल्स NaCl डिसोसिएट हो गया Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। अब 100 मोल NaCl है तो 100 उसमें से Na निकल गए और 100 उसमें से Cl माइनस निकल गए, ठीक है। तो टोटल Na प्लस और Cl माइनस इंडिविजुअली 100 और 100 बन गए, तो यानी कि टोटल मोल्स बन गए 200, है ना। अब मैं तो सोच रहा था कि मेरा जो रिजल्ट है वो 100 मोल्स के अकॉर्डिंगली आएगा, लेकिन रिजल्ट किसके अकॉर्डिंगली आ रहा है? 200 मोल्स के। तो मैं जितनी भी कैलकुलेशन करूंगा बॉइलिंग पॉइंट की, फ्रीजिंग पॉइंट की, जो मैं ये फॉर्मूला से जो भी कैलकुलेशन करूंगा वो सारी गलत आएंगी, क्योंकि मैंने इसमें मोल्स ऑफ सॉल्यूट 100 लिया है, जबकि एक्चुअल में 100 मोल से वो टूट कर मोल्स ऑफ सॉल्यूट बन गया है 200 मोल्स। इतनी बात समझ रहे हैं? तो अब ऐसे तो बहुत से केसेस होंगे, ऐसे तो जितने भी आयनिक सॉल्ट्स होंगे जब भी उनको पानी में डालेंगे तो वो तो डिसोसिएट होंगे। तो इसका मतलब हमेशा हमारा आंसर गलत आएगा, है ना। तो ये तो बात रही डिसोसिएशन की। अब मान लो एसिटिक एसिड है। अब जब भी एसिटिक एसिड को किसी जैसे कि नॉन पोलर सॉल्यूट में डालते हैं, जैसे कि मान लो बेंजीन में डालते हैं, तो एसिटिक एसिड क्या करता है, वो आपस में उसके मॉलिक्यूल्स कंबाइन करके वो डाइमर बन जाता है, ठीक है। तो एसिटिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स कंबाइन कर जाते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। ये हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था कि एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स कंबाइन करके वो डाइमर की फॉर्म बना लेते हैं, है ना। अब मान लो मैंने एसिटिक एसिड के मोल्स डाले 100, लेकिन क्या हुआ, जैसे ही वो किसी सॉल्वेंट के अंदर गया उसका डाइमर बना, उसके मोल्स बच गए 50। अब मैं तो अपना आंसर 100 की अकॉर्डिंगली निकाल रहा हूँ, बॉइलिंग पॉइंट का, फ्रीजिंग पॉइंट का, लेकिन एक्चुअल जो आंसर है वो 50 मोल के अकॉर्डिंगली आएगा। तो मेरे सारे क्वेश्चन फिर से गलत हो गए, है ना। तो वैट ऑफ फैक्टर क्या है? वैट ऑफ फैक्टर बेसिकली इसी चीज का ध्यान रखता है कि जहां पे डिसोसिएशन हो रही है, जहां पे एसोसिएशन हो रही है, उसकी वजह से हमारा क्वेश्चन गलत ना हो, जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं वो गलत ना हो, ठीक है। तो वैट ऑफ फैक्टर इट टेक्स इनटू अकाउंट द एसोसिएशंस एंड द डिसोसिएशंस ऑफ द सॉल्यूट, ठीक है। तो अब इसको फाइंड आउट कैसे करना है? पहले तो आप इतना आपको समझ में आ गया कि वैट ऑफ फैक्टर क्या चीज है। ये एक ऐसा फैक्टर है जिसे हम पर्टिकुलर जगह पे मल्टीप्लाई करेंगे जहां पे एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो रहा होगा, ताकि हमारे आंसर्स गलत ना हो, क्योंकि हमें पता है कि कुछ सॉल्यूट डिसोसिएट हो जाते हैं, कुछ सॉल्यूट एसोसिएट हो जाते हैं। तो उससे हमारे क्वेश्चन करने के तरीके पे या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो हम ढूंढ रहे हैं उन पे फर्क पड़ेगा। तो वैट ऑफ फैक्टर उन सब चीजों को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो वैट ऑफ फैक्टर का सिंबल आइए जैसे जैसे हम डिस्कस करेंगे आपको पता चलता जाएगा कि मैं किस बात कैसे इसके क्वेश्चंस करने हैं हमें, ठीक है। तो वैट ऑफ फैक्टर आप लिख लीजिए हेडिंग, उसके साथ अ स्मॉल आई उसका सिंबल लिख लीजिए। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन से मैं स्टार्ट करता हूं। तो लिखिए this factor takes into account
This factor takes into account number of particles after dissociation slash association. नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन स्लैश एसोसिएशन. तो इसका मेरे पास एक छोटा सा फॉर्मूला भी है. तो आई का क्या फॉर्मूला है? ऊपर रहेगा पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन. तो जो सा भी केस है, अगर डिसोसिएशन का है तो मैं डिसोसिएशन लिख लूंगा, अगर एसोसिएशन का केस है तो मैं एसोसिएशन लिख लूंगा, डिवाइडेड बाय particles before dissociation और association. यानी कि जितने पार्टिकल्स डिसोसिएशन या एसोसिएशन के बाद हुए बाय जितने पार्टिकल्स पहले थे उनको डिवाइड करके हम वैट ऑफ फैक्टर निकाल लेंगे. ठीक है. अब देखो मेरे पास दो केसेस हैं, डिसोसिएशन का, एसोसिएशन का, तो हम दोनों को एक एक करके डिस्कस करेंगे. मैं सबसे पहले केस डिस्कस करूंगा डिसोसिएशन का. तो सबसे पहले फॉर डिसोसिएशन. अब डिसोसिएट कौन सी चीज होगी? जो ज्यादातर केसेस में जो आयनिक सारे सॉल्ट्स हैं वो पानी में डिसोसिएशन शो करेंगे. ठीक है. अब वो डिसोसिएशन उनकी अपनी अपनी है. कोई 100% डिसोसिएट हो जाता है, कोई 70% डिसोसिएट हो जाता है, जो सारा हमने इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ा था कि कोई 20% डिसोसिएट हो जाता है, उसका अल्फा 0.2 है, कोई 30% डिसोसिएट हो जाता है, जो अच्छे सॉल्ट्स है वो 100% डिसोसिएट हो जाता है. तो थोड़ा सा आपको इक्विलिब्रियम चैप्टर भी यहाँ पे यूज होगा. मैं फिर भी इसे कोशिश करूंगा सिंपल लैंग्वेज में रखने की, है ना. तो जैसे डिसोसिएशन मान लीजिए मैं एक सॉल्ट ले रहा हूँ AB. ठीक है. तो AB डिसोसिएट हो रहा है A पॉजिटिव में और B नेगेटिव में, है ना. तो AB के दो पार्टिकल्स बाहर आ रहे हैं. यहाँ पे मैं N रिप्रेजेंट कर रहा है कितने पार्टिकल्स हैं, तो N है 2. ठीक है. अब जैसे हम इक्विलिब्रियम में करते थे कि शुरू में इसकी अमाउंट है C, इन दोनों की होगी 0 0. जब इक्विलिब्रियम डेवलप हुआ, ये T 0 पे है, जब इक्विलिब्रियम डेवलप हुआ तो इसकी कितनी अमाउंट बन गई? C माइनस सी अल्फा. याद है आपको C माइनस सी अल्फा. ये कितना बन गया? C अल्फा. ये कितना बन गया? C अल्फा, है ना. ऐसे ही करते थे हम. अब हम वैट ऑफ फैक्टर निकालेंगे. कैसे निकालेंगे? ऊपर क्या रखेंगे? पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन. तो देखो आफ्टर डिसोसिएशन ये सारे पार्टिकल्स हैं, है ना. तो कैसे आफ्टर डिसोसिएशन, कैसे ये सब लिखा जाएगा यहाँ पे. आफ्टर डिसोसिएशन ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये तीनों पार्टिकल्स हैं. तो आफ्टर डिसोसिएशन वाले कौन से पार्टिकल है? C माइनस सी अल्फा है और C अल्फा है और C अल्फा है. ये भी है, ये भी है और ये भी है. ठीक है. डिवाइडेड बाय पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन. डिसोसिएट होने से पहले ये 0 था, ये 0 था, ये कितना था? C. तो यहाँ पे आ गया C. ठीक है. ये कट गया. ऊपर क्या बन गया? C प्लस C अल्फा बाय C. देखो ऊपर से C कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस अल्फा, ये C और C कट जाएगा. तो I इस बार कितना आ गया? 1 प्लस अल्फा. जिनको नहीं पता इक्विलिब्रियम में था ये अल्फा क्या होता है हमारा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. कितना डिसोसिएट हो रहा है पार्टिकल, है ना. अगर 20% डिसोसिएट हो रहा है तो अल्फा कितना आएगा? 20%, 20/100 यानी कि 0.2. तो यहाँ पे 0.2 आ जाएगा. अगर 30% डिसोसिएट हो रहा है तो 30%, 30/100, 0.3. तो अल्फा 0.3 होगा. अगर 40% डिसोसिएट हो रहा है, 40%, 40/100, 0.4. तो अल्फा 0.4 होगा. ठीक है. तो ये बन जाएगा. ये तो पहला केस था जिसमें 2 ही पार्टिकल्स आ रहे थे. ठीक है. इसके साथ एक और केस लिखते हैं. मान लो मेरे पास 3 पार्टिकल्स हैं, AB2 है. तो AB2 कैसे डिसोसिएट होगा? ये होगा A पॉजिटिव में, A2 पॉजिटिव में, आपको पता होगा 2 ऊपर चला जाएगा, और 2B नेगेटिव में. ऐसे डिसोसिएट होगा. या मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, कोई एग्जांपल से आपको बेटर समझ आ जाएगा. मैं कौन सी एग्जांपल लूँ? ठीक, मान लो MgCl2 है. ठीक है. MgCl2 है. तो MgCl2 कैसे डिसोसिएट होगा? देखो Mg2 प्लस में और Cl नेगेटिव में. अब Mg1 है, बैलेंस कर लेते हैं. Cl2 तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, है ना. टाइम 0 पे इसकी अमाउंट है C, इसकी कितनी होगी? 0 0. तो ये बिफोर डिसोसिएशन C पार्टिकल्स हैं. इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम में ये बनेगा C माइनस सी अल्फा.
ये कितना बनेगा सी अल्फा, ये कितना बनेगा बच्चों, कोफिशिएंट भी मल्टीप्लाई होगा 2c अल्फा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो i की वैल्यू निकालते हैं। अच्छा इसमें n कितना था, कितने पार्टिकल्स थे इसमें, एक इसका दो इसके, तो टोटल पार्टिकल्स कितने हैं 3, ठीक है। ये n में अभी देखो कहीं यूज नहीं हो रहा, लास्ट में जब हम जनरल फॉर्मूला बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि n बहुत फायदे की चीज है। तो i लिखेंगे आफ्टर डिसोसिएशन c माइनस सी अल्फा और c अल्फा और 2c अल्फा, c माइनस सी अल्फा और c अल्फा और 2c अल्फा, बिफोर डिसोसिएशन c माइनस सी अल्फा प्लस सी अल्फा कैंसिल हो जाएगा, c प्लस 2c अल्फा अपॉन c कॉमन निकल के कैंसिल हो गया, क्या बच गया i की वैल्यू 1 प्लस 2 अल्फा, ठीक है। तो जब 2 पार्टिकल्स थे तो i था 1 प्लस अल्फा, जब 3 पार्टिकल्स थे तो i था 1 प्लस 2 अल्फा, अगर हम 4 पार्टिकल्स का केस सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 प्लस 3 अल्फा। मैं आप खुद से ट्राई कीजिए, AlCl3 का केस आप ले लीजिए, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, मैं चलो लिखा एक बार करवा देता हूँ आपको। जब 4 पार्टिकल्स है तो कैसे होगा, देखो 4 पार्टिकल्स हैं, मैं मान के चलता हूँ AlCl3 का केस है, इसमें 4 पार्टिकल्स हैं टोटल, ठीक है। तो ये कैसे डिसोसिएट होगा, देखो एक तो बनेगा इसमें से Al3 पॉजिटिव और एक क्या बनेगा 3Cl नेगेटिव, टाइम 0 पे C, ये तो 0 ही रहेगा, 0 एंड 0, टाइम इक्विलिब्रियम पे C माइनस सी अल्फा, C अल्फा, अब ये आएगा 3C अल्फा, है ना। तो जब हम इन्हें ऐड करेंगे C अल्फा कैंसिल होके यहाँ पे क्या बचेगा, देखो C माइनस सी अल्फा और 3C अल्फा, तो ये दोनों कट गए तो बचेगा C प्लस 3C अल्फा, C निकल गया तो ये बचेगा 1 प्लस 3 अल्फा। देखो जब इसमें 4 पार्टिकल्स थे, इसका n4 था तो आया 1 प्लस 3 अल्फा, जब 3 पार्टिकल्स थे तो 1 प्लस 2 अल्फा, जब 10 पार्टिकल्स होंगे तो 1 प्लस 9 अल्फा। तो हमारा आंसर हमेशा 1 प्लस समथिंग इंटू अल्फा आ रहा है, और वो समथिंग क्या है, जितने पार्टिकल्स हैं -1, देख रहे हो 1 प्लस समथिंग इंटू अल्फा, ये समथिंग क्या है, 4 पार्टिकल्स हैं तो 4 माइनस 1 3 अल्फा, 1 प्लस समथिंग इंटू अल्फा, ये समथिंग क्या है, 3 पार्टिकल्स हैं तो 3 में से 1 घटा दिया 2 अल्फा। इतना नोट कर लिया आपने, क्योंकि अब मैं लिखने जा रहा हूं इसका जनरल फॉर्मूला, ये समझ आ गया आपको। मैं सीधा भी जनरल फॉर्मूला लिख सकता था, लेकिन चलो एक बार समझ में आ जाए कि कहां से आया जनरल फॉर्मूला। तो इसका जनरल फॉर्मूला बच्चों क्या बनेगा, अब मुझे अगर i का जनरल फॉर्मूला लिखना हो क्या होगा, 1 प्लस समथिंग इंटू अल्फा, और वो समथिंग क्या है, जितने पार्टिकल्स है -1, तो 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा, ये i का जनरल फॉर्मूला आ गया। समझ रहे, मैं एग्जांपल देता हूं, मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूं। मान लो मेरे पास है KCl वैसे तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, मान के चलो ये वीक है, i निकालते हैं। पार्टिकल्स कितने हैं 2, तो 2 माइनस 1 1, तो इसका i का फॉर्मूला क्या बचेगा 1 प्लस 1 अल्फा, यानी कि अल्फा, है ना। मान लो MgSO4 है, अब MgSO4 में कितने पार्टिकल्स है, कुछ बच्चे बोलते हैं 1 2 और 4 सर 6 पार्टिकल्स, भाई सल्फेट एक अलग पार्टिकल है, मैग्नीशियम एक अलग है, तो 2 ही हुए, तो 2 हुए तो कितना बचेगा 2 माइनस 1 1 प्लस अगेन 1 अल्फा। अच्छा AlCl3 का अभी हमने किया, क्या आएगा, पार्टिकल कितने हैं 4, तो 1 प्लस 4 में से 1 गए 3 अल्फा, है ना। CaCl2 पार्टिकल कितने हैं 3, तो 1 प्लस 3 में से 1 गए 2 अल्फा, तो ये सबके फॉर्मूले आ गए। ठीक है, अब आपको एग्जामिनर अल्फा पूछ सकता है, आई पूछ सकता है, अल्फा आ गया तो परसेंटेज डिसोसिएशन पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, इन सब में से क्वेश्चन आएगा, हो जाएगा। ये तो हमारा आ गया डायरेक्टली आई निकालने का फॉर्मूला, और जनरल फॉर्मूला ये रहा 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा। ठीक है, तो ये रहा हमारा डिसोसिएशन के लिए। अब जैसे कि एसोसिएशन के लिए, अब डिसोसिएशन तो हम कर चुके हैं, जैसे कि मैं एक क्वेश्चन देता हूं एसोसिएशन के लिए। अब एसोसिएशन में क्या होता है बच्चों, पार्टिकल्स जुड़ जाते हैं आपस में, 2 3 4 पार्टिकल आपस में जुड़ के डाइमर, ट्राइमर, पॉलीमर कुछ भी बना सकते हैं, है ना। तो एसोसिएशन में हमारा क्या रहेगा, मैं एक जनरल लेता हूं, मान लो मेरे पास एसिटिक एसिड की एसोसिएशन हो रही है, ठीक है।
तो एसोसिएशन से पहले इसकी इक्वेशन देखो कैसे बनेगी। ये रहा मेरा एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड डाइमर बनाता है, तो मैं डाइमर वाला केस लिख देता हूं ऊपर। ठीक है, मान लो मैं डाइमर वाला केस लिख देता हूं। डाइमर में 2 पार्टिकल जुड़ेंगे, तो एसिटिक एसिड डाइमर बनाएगा, है ना। तो डाइमर बनाएगा तो इसका मतलब इसका फॉर्मूला कैसे बन जाएगा। डाइमर में 2 एसिटिक एसिड जुड़े होंगे, तो क्या फॉर्मूला बनेगा। एसिटिक एसिड कितनी बार, 2 बार। ठीक है, अब देखो आगे 2 नहीं लिख सकते, उसका मतलब होता है 2 मोल्स। अब तो फॉर्मूले में ही 2 पार्टिकल्स आ गए, तो इसके साथ में यहाँ पे 2 लिख। हाँ, बैलेंस करने के टाइम पे यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, तो हम वही इक्वेशन लिखते हैं हमारी। टाइम 0 पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन C, इसकी मान लेते हैं 0। ठीक है, देखो इसको, है ना। अब टाइम इक्विलिब्रियम पे कैसे रहेगा। टाइम इक्विलिब्रियम पे ये आएगा C माइनस C अल्फा। अब ये कितना आएगा देखो, इसके मोल्स का हाफ है, यहाँ पे 2 है तो ये 1 है। तो अगर ये C अल्फा बनेगा तो C अल्फा बाय 2, है ना। ये सारा हमने इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ा था बच्चों, को याद होना चाहिए। तो आई कैसे आएगा, वही कॉन्सेप्ट, आफ्टर एसोसिएशन बाय पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन। तो बिफोर एसोसिएशन तो है C, आफ्टर एसोसिएशन ये सारे ऐड कर दिए, C माइनस C अल्फा प्लस C अल्फा बाय 2। कितना आ गया देखो, तो पहले तो C कॉमन निकाल के मैं नीचे कैंसिल आउट कर देता हूं, तो बचेगा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय 2। तो यहाँ पे बचेगा I माइनस अल्फा बाय 2। तो ये बन गया डाइमर का फॉर्मूला, I इज 1 माइनस अल्फा बाय 2। हो जाएगा इतना पार्ट। ठीक है, ऐसे ही मैं एक और केस देख लेता हूं, लास्ट केस ट्राइमर के लिए। देखो बच्चों, ट्राइमर के लिए मैं कोई भी एक एग्जांपल ले लेता हूं। मेरे पास मान लीजिए कोई एलिमेंट A है, ये ट्राइमर बना रहा है, तो ट्राइमर में बन जाएगा A3। बैलेंस करेंगे तो बनेगा 3A। अब टाइम 0 पे C पार्टिकल्स और 0, इक्विलिब्रियम पे क्या आएगा, C माइनस C अल्फा, ये आएगा C अल्फा बाय 3। सारा बच्चों इक्विलिब्रियम चैप्टर से है। ठीक है, आई कैसे आएगा बच्चों, आफ्टर कितने हैं, तो आफ्टर है C माइनस C अल्फा प्लस C अल्फा बाय 3। बिफोर कितने हैं C, तो C कॉमन निकल के सब में से कैंसिल आउट हो रहा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो C सब में से कॉमन आ गया, बचा क्या 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय 3। तो I आएगा, हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर लिया, 1 माइनस 2 अल्फा बाय 3। जब ट्राइमर बन रहा है तो फॉर्मूला आ रहा है 1 माइनस 2 अल्फा बाय 3, है ना। ऐसे टेट्रामर में बनेगा, ऐसे ही पेंटामर में, जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे अलग अलग फॉर्मूला बनता जाएगा। हम क्या करेंगे, हम इसका एक जनरल फॉर्मूला लिख लेते हैं। आपने यहाँ तक नोट कर लिया। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके भी साथ साथ नोट कर सकते हैं। आपने यहाँ तक नोट कर लिया। अब मैं इसका एक जनरल फॉर्मूला लिख देता हूँ जो आपको बहुत हेल्प करेगा। तो I का क्या फॉर्मूला रहेगा 1 प्लस 1 बाय n माइनस 1 इंटू अल्फा। यहाँ पे n अगेन कितने पार्टिकल हैं, जब डाइमर है तो 2 पार्टिकल्स, जब ट्राइमर है तो 3, जब टेट्रामर है तो 4। तो यहाँ n की वैल्यू आप उस अकॉर्डिंगली फिल करते रहेंगे। I वैन डॉ फैक्टर आ गया, अल्फा हमारा डिग्री ऑफ एसोसिएशन आ गया इस केस में। तो ये 2 फॉर्मूले हो गए हमारे, I 1 प्लस 1 बाय n माइनस 1 इंटू अल्फा, ये आ गया फॉर एसोसिएशन, और I 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा, ये आ गया फॉर डिसोसिएशन। ठीक है, इतना पार्ट निकाल लिया हमने, है ना। तो अभी यहां तक हमको I निकालना आया। ठीक है, अब I निकालना आया, लेकिन इसको यूज कैसे करना है इन सारे फॉर्मूलाज में। देखो हमें करना क्या है, जितने भी क्वेश्चंस होंगे हमें आज के बाद, और जैसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का कोई भी क्वेश्चन आएगा मोलैरिटी पे, मोलैरिटी पे, या फिर
आएगा हमारा क्वेश्चन जैसे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पे या बॉइलिंग पॉइंट पे या फ्रीजिंग पॉइंट पे, सारे फॉर्मूलाज में हमें क्या करना है, जहां भी मोल्स ऑफ सोल्यूट होगा, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जहां भी मोल्स ऑफ सोल्यूट होगा उससे मल्टीप्लाई कर देना है वैट हॉफ फैक्टर से। जहां भी मोल ऑफ सोल्यूट होगा, मैं अब तीनों फॉर्मूले को मॉडिफाई करके लिख रहा हूं, फाइनल फॉर्मूलाज जो हैं हमारे। तो मॉडिफाई फॉर्मूले कैसे बनेंगे, देखो मॉडिफाई करके लिख रहा हूं मैं, मॉडिफाइड फॉर्मूलाज। हमारा पहला फॉर्मूला क्या था, देखो पहला फॉर्मूला क्या था, पहला फॉर्मूला था P नॉट A माइनस P सोल्यूशन बाय P नॉट A इज XB था NB अपॉन NA प्लस NB, है ना। अब इस फॉर्मूले को मॉडिफाई कर देंगे। मॉडिफाई कैसे, एक्चुअल फॉर्मूला कैसे बनेगा, हमें क्या करना है, मोल्स ऑफ सोल्यूट को वैट ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना है। मोल्स ऑफ सोल्यूट को कहां पे है इसमें, मोल्स ऑफ सोल्यूट, ये रहा NB और ये रहा मोल्स ऑफ सोल्यूट, है ना, ये दो है। फॉर्मूला कैसे बनेगा, यहां भी एक छोटा सा I मल्टीप्लाई कर दो, इसके साथ भी I मल्टीप्लाई कर दो, ये हमारा एक्चुअल फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो P नॉट A माइनस PS बाय P नॉट A इज INB बाय NA प्लस INB, ये हमारा एक्चुअल फॉर्मूला है, ठीक है। आपको याद होगा हमने इसका एक शॉर्टकट भी किया था, कौन सा शॉर्टकट था, P नॉट A माइनस P सोल्यूशन बाय P सोल्यूशन इज NB बाय NA, ये मैंने एक शॉर्टकट भी बताया था आपको, है ना। तो NB से फिर भी इस शॉर्टकट में भी थोड़ी सी चेंज हो गया, I आ गया यहाँ पे, तो INB बाय NA। जहां भी मोल ऑफ सोल्यूट है, जिस भी फॉर्मूले में मोल ऑफ सोल्यूट है, हमें मोल ऑफ सोल्यूट के साथ I को मल्टीप्लाई करके चलना है, ठीक है। सेकंड फॉर्मूला देखते हैं। सेकंड फॉर्मूला हमारा क्या है, देखो डेल्टा TB यानी कि TB माइनस TB नॉट इज KB इंटू मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होता है, मोलैलिटी मोल ऑफ सोल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम्स, याद है ना आपको। तो मोल ऑफ सोल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, मैं A लिख देता हूं, वेट ऑफ A इन किलोग्राम्स। ये फॉर्मूला क्या बन गया, मोल ऑफ सोल्यूट को किससे मल्टीप्लाई कर दो, I के साथ, है ना। तो I सारा बाहर ही आ जाएगा, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, देखो ये बन गया मेरे पास डेल्टा TB KB इंटू मोलैलिटी इंटू I, यानी कि I KB मोलैलिटी। अब मैं ये फॉर्मूला पूरे चैप्टर में यूज करूंगा, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट इज I KB मोलैलिटी, है ना। तीसरा फॉर्मूला डेल्टा TF इज, अब बिल्कुल वैसे ही मोलैलिटी में I आ जाएगा, वो बाहर आ जाएगा, बिल्कुल इसकी तरह है, डेल्टा TF I KF मोलैलिटी, ये हमारा आ गया फॉर्मूला नंबर 3, ठीक है। कल के लेक्चर में हम ऑस्मोटिक प्रेशर डिस्कस करेंगे, उसमें भी I यूज होगा। बस जहां भी मोल ऑफ सोल्यूट आएगा, हमें मोल ऑफ सोल्यूट को I वैट ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। वैट ऑफ फैक्टर कैसे निकलेगा, वैट ऑफ फैक्टर के दो तरीके हैं। अगर डिसोसिएशन हो रही है तो I इज 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा, अगर एसोसिएशन हो रही है तो I इज 1 प्लस 1 बाय n माइनस 1 अल्फा। तो अब तक हमने ये सीखा कि हमें पहले तो वैट ऑफ फैक्टर क्या है कि सॉल्यूट डिसोसिएट और एसोसिएट होता है, तो ये उसको कंसीडर करता है, ठीक है। उसके अलावा वैट ऑफ फैक्टर को हमने सारे फॉर्मूलाज में मर्ज कर दिया और हमारे मॉडिफाइड फॉर्मूलाज ये बन गए। आज के बाद हम पूरे आपको जो डीपीपीज भी मिलेंगी, अब तक जो आपको डीपीपी मिली थी उसमें मैंने कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं डाला था जिसमें कोई डिसोसिएशन हो रही हो या कोई एसोसिएशन हो रही हो। अब के बाद आपको जो डीपीपीज मिलेंगी सब में डिसोसिएशन और एसोसिएशन का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। मैं एग्जांपल के लिए एक क्वेश्चन अभी करवाऊंगा फ्रीजिंग पॉइंट से, उसके बाद आपको डीपीपी नंबर 3 में भी बहुत से क्वेश्चन होंगे। डीपीपी 3 में भी आपको वैट ऑफ फैक्टर के क्वेश्चन मिलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट के वैट ऑफ फैक्टर के क्वेश्चन मिलेंगे। तो डीपीपी 3 और डीपीपी 4 आप ध्यान से देखिए, ठीक है। अभी इसका मैं एग्जाम्पल करवा देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए सारा कॉन्सेप्ट, ठीक है बच्चों। मैं एग्जाम्पल के साथ आपका क्वेश्चन ये टॉपिक खत्म करता हूं, तो आप एग्जाम्पल लिख लीजिए।
क्वेश्चन लिखिए, फाइंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन obtained by dissolving 28.4 gram Na2SO4 28.4 gram Na2SO4 in 200 gram water having degree of dissociation 75%, या परसेंटेज डिसोसिएशन है वैसे ये, परसेंटेज डिसोसिएशन 75%। ठीक है, पूछा क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन पूछा है, तो यानी कि मेरे पास TF पूछा है, तो ही टर्म थे मेरे पास, एक TF एक TF नॉट। TF नॉट था फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, TF था फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो देखो बच्चों क्या है हमारा फॉर्मूला, देखो डेल्टा TF इक्वल्स टू KF इंटू मोलालिटी, तो यहां पे आएगा डेल्टा TF इक्वल्स टू I KF इंटू मोलालिटी, है ना। अब हम, ये हमारा मॉडिफाइड फॉर्मूला था, इसमें I हमने कंसीडर नहीं किया था, तो ये मैं इरेज कर देता हूं। डेल्टा TF इज I KF इंटू मोलालिटी, डेल्टा TF क्या आएगा, TF नॉट माइनस TF I KF इंटू मोलालिटी। ठीक है, अब मुझे I निकालना है, देखो KF दे रखा है, KF, हाँ KF क्वेश्चन में दे रखा है, KF दे रखा है 1.86। ठीक है, बस मुझे TF नॉट पता है। अब पानी है, तो पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा, पानी का फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन, तो TF नॉट मुझे पता है 273 केल्विन माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन नहीं पता, I को मैं साइड में निकाल लेता हूं, I। अब Na2SO4 है, ये तो आयनिक सॉल्ट है, तो इसका डिसोसिएशन वाला फॉर्मूला लग जाएगा। क्या होता है डिसोसिएशन वाला फॉर्मूला, 1 + N-1 अल्फा, है ना। तो 1 + N-1, कितने पार्टिकल्स है इसमें, 2 सोडियम है 1 सल्फेट है, तो 3 पार्टिकल्स हैं, तो 3 - 1 अल्फा। 75% डिसोसिएशन है, तो अल्फा कितना आएगा, परसेंटेज 75/100, 3/4 आ गया मेरा अल्फा। तो 1 + 3 - 1 × 3/4। ठीक है, तो कितना आएगा, देखो 1 + 3 - 1 2 आ गया, 2 2 = 4 आ गया, 3/2 बच गया, तो I की वैल्यू आ गई 5/2, है ना। तो I की वैल्यू 5/2 यहाँ पे फिल कर देंगे। KF है 1.86, मोलालिटी, मोलालिटी क्या होता है बच्चों, मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट तो दे रखा है 200 ग्राम है, 200 ग्राम और ग्राम में है तो ऊपर 1000 आ जाएगा, किलोग्राम में ऊपर क्या आएगा, मोल ऑफ सोल्यूट। मोल ऑफ सोल्यूट इसके कैसे आएंगे, मास बाय मोलर मास। सोडियम सल्फेट का मोलर मास कितना है, 142। ठीक है, तो ये बनेगा यहाँ पे 28.4/142। देखो मोल ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये आ गया KF, ये आ गया I, TF नॉट, इसको उस तरफ लेके हमें फाइनली TF मिल जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको TF मिलेगा 268.35 कैलोरी। ठीक है, तो बच्चों आपको एग्जामिनर कभी भी ये नहीं बोलेगा कि इसमें वैट ऑफ फैक्टर निकालना है, आपको खुद से देखना होगा कि वैट ऑफ फैक्टर की जरूरत है यहाँ पे, क्योंकि ये आयनिक सॉलिड है। अब हर केस में वैट ऑफ फैक्टर I तो यूज करेंगे ही, अगर एग्जामिनर ने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो बस I को 1 यूज करके क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, अनटिल अनलेस अगर एग्जामिनर ने दिया है कि NaCl दे दिया यहाँ पे और अल्फा के बारे में नहीं बताया, तो अल्फा अगर नहीं दे रखा तो आप उसको 100% यानी कि 1 यूज करके I निकाल लेंगे, I को यहाँ पे फिल करके अपने अकॉर्डिंगली यूज कर लेंगे। ठीक है, वो आपको DPP करके क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे से समझ आएंगे। आप एक बार ग्रुप पे DPP चेक कर लीजिए। ठीक है बच्चों, कल का लेक्चर, बाकी लेक्चर हम कल करेंगे। थैंक यू सो मच।